नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत में जिस शख्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो एक बेहतरीन राइटर है, वो एक पॉलिटिशियन है, कांग्रेस की रिसर्च टीम में स्टेट कोऑर्डिनेटर है और पीसीसी सदस्य है। पश्चिमी राजस्थान से आते हैं। नाम है आज़ाद सिंह राठौड़। राठौड़ जी, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्ते विजेंद्र जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं आपका नाम देख रहा हूं तो सर मैं समझ नहीं पा रहा कि आज़ाद सिंह राठौड़ में आज़ाद आप ख्यालों से हैं, आज़ाद आप नाम से हैं, आज़ाद आप नीति से? इसका श्रेय जो है वो मेरे नाना जी को है कि मेरा जो जन्म है वो 15 अगस्त को हुआ था। अरे वाह। तो उन्होंने जो है उसी समय तय कर लिया था कि जो है आज़ाद नाम रखा जाए। तो मेरे नाम के मैं ख्यालात मेरे क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं, वो तो बात की बात है। ये कह सकते हैं कि मैं ये नाम लेके पैदा हुआ था। तो आप खुद को आज़ाद मानते हैं? बिल्कुल आज़ाद मैं हूँ, आज़ाद तो मैं आज़ाद हूँ। तो आपके लिए आज़ाद के मायने क्या है? देखिए, मेरा निजी तौर पे भी ये मानना है कि कभी भी हमें हमारे ख्यालों से और जो हम लोग सोचते हैं, जो हमारे विचार हैं, उन पर किसी दूसरी चीज़ का प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपको खुद को सोचना चाहिए, आपको खुद को समझना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से समझना चाहिए, बहुत सारे लोगों के विचार सुनने चाहिए और उसके बाद में जिस विचार पे आप चल सकते हैं आगे, वो विचार आपका खुद का विचार है, उसे आज़ाद विचार कहा जा सकता है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं को हम इस शख्सियत प्रोग्राम में खंगालेंगे, लेकिन आपने विचार का जिक्र किया तो बताइए कि आज़ाद भाई की विचारधारा क्या है? चूँकि मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, तो बीइंग ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मेरी जो विचारधारा है वो इस हिंदुस्तान की विचारधारा को मेल खाती है। और हिंदुस्तान जो है वो हम अलग अलग वर्ग के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं, पर इसके बावजूद भारत के नाम पे, इंडिया के नाम पे हम सब लोग एक हैं। और इन सबको एक साथ लेके चलना जो है वो ही सबसे बड़ा थॉट है, सबसे बड़ा विचार है और मैं उसी विचारधारा को मानता हूँ। अब बाड़मेर से आते हैं और बाड़मेर अपने आप में संपदाओं को इकट्ठा करके रखा हुआ एक ऐसा ज़िला है जहाँ से हम मानकर चल रहे हैं कि पूरा राजस्थान ड्रिवन होता है, राजस्थान चलता है। आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि अमूमन हमने इस प्रोग्राम में देखा है कि ज़िंदगी का सफ़र शुरू कहीं से होता है, ज़िंदगी में युवावस्था में कहीं और होते हैं और फिर हम जब वापस 35-40 के आसपास आते हैं तो ज़िंदगी कहीं और चली जाती है। तो आपकी ज़िंदगी को हम शुरू से समझना चाहिए। मेरे साथ तो बिल्कुल इसी तरह से है। मेरा जन्म जो है मेरे ननियाल में सीकर हुआ। उसके बाद जब मैं 2.5-3 साल का था तब से फिर मैं सीकर रहा मेरी स्कूलिंग के लिए। आई कम्प्लीटेड माई स्कूलिंग ओवर देयर। देन 99 में वापस मैं बाड़मेर मैंने रहना शुरू किया। मेरे अपने कितने साल की उम्र में? आई वॉज 18 साल के आसपास था मैं उस समय। तो अपने पैतृक स्थान पे बाड़मेर रहना शुरू किया और देन एट द वेरी अर्ली एज आई स्टार्टेड माई बिज़नेस में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है, मेरी जो फैमिली है वो बिज़नेस से जुड़ी हुई है। मेरे फादर जो है वो काफ़ी लंबे समय से बिज़नेस में है, मेरे परिवार के बाकी सारे मेंबर्स भी बिज़नेस में हैं। तो आई स्टार्टेड कि होता है कि आप सभी के साथ देखते हैं जो आसपास और वैसा महसूस करते हैं और आप वैसा ही बनना चाहते हैं। तो आई स्टार्टेड बिज़नेस एट वेरी अर्ली एज और उसके बाद में चीज़ें जो हैं वो अलग अलग पड़ावों पे रुकती गई, थमती गई, चलती गई, दौड़ती गई और आज जो है वो मैं लगभग चौथे दशक में जो है काफ़ी सारी चीज़ों को मैं सोचता हूँ कि एक लंबा एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है और मैं उसे यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये मेरे जहन में अभी आया कि भाई आपका जन्म सीकर में हुआ, सीकर शेखावटी जहाँ से सेना में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं और वहाँ से आपका नाम आज़ाद आया। बाड़मेर मेवाड़ का हिस्सा, मारवाड़ी जो उद्योग में सबसे बेहतरीन होते हैं। हाँ, हम लोग मारवाड़ का हिस्सा हैं और जो आपने अभी बात की कि शेखावटी में सबसे ज़्यादा फौज से लोग आते हैं, तो मेरी जो पहली पुस्तक है उसके पीछे रीज़न भी कुछ इसी तरह का था। मैं जब बाड़मेर में शिफ्ट हुआ तो ये कारगिल वॉर के अराउंड, हाँ उसी समय, तो कारगिल वॉर का जो टाइम था वो ये समर था और समर्स में आपको एक नया सेशन शुरू होता है, तो उसी समय मैं शिफ्ट हुआ था वहाँ। तो मेरे पास जो खबरें आती हैं टीवी से, सब जगह से, उस समय अखबार का चलन ज़्यादा था।
कि आने लगी। उसमें शेखावटी में बहुत सारे जो हैं हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए, सब चीज़ें हुई। तो मैंने जो उन चीज़ों को पेन डाउन करना शुरू कर दिया। और उसके पीछे बड़ा कारण ये भी था कि मुझे लग रहा था कि मेरे शेखावटी जो मेरा खुद का जो इतने लंबे समय तक घर रहा है, वहाँ पर इस तरह से इतनी सारी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। तो उस दर्द में मैंने उन चीज़ों को लिखना और पेन डाउन करना शुरू किया, जो भी कैजुअलिटीज़ हुई उसके बारे में। उसके बाद में कारगिल को जानते समझते ये जो है पुस्तक के रूप में आ गई। तो आप जो बता रहे हैं कि शेखावटी में रहा और शेखावटी से बाद में जो बाड़मेर में जब आया, तो उसके बीच में ये एक इमोशनल अटैचमेंट जो है उसने मुझे राइटर बनाया। तो लेकिन ये बताइए कि आपकी दूसरी पुस्तक तो फिर बलूच पर है, बलूचिस्तान पर है, तो करगिल से होते हुए बलूचिस्तान निकल हाँ, नहीं, आप सही बोल रहे हैं। कारगिल और बलूचिस्तान बिल्कुल दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि आप किसी राइटर को ये पूछते हैं कि आपने इस पे पुस्तक क्यों लिखी है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसके लिए बजाय ये पूछना चाहिए कि क्या चीज़ से प्रेरित होकर आपने ये किताब लिखी। क्योंकि आजकल लिखने की जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो हम सभी के पास है, फ्रीडम ऑफ राइटिंग भी हम सभी के पास है, हम किसी भी सब्जेक्ट पे लिख सकते हैं। और पर इसमें मेरा ये जो थॉट था कि बीइंग ए ग्लोबल सिटीज़न, ग्लोबल वर्ल्ड के एक आप सिटीज़न हैं, जिसमें आप ग्लोबल वर्ल्ड में आप जो चीज़ें आपकी होती हैं, आपके ऊपर असर करती हैं, आप उन्हें समझते हैं। जैसे हम लोग कई बार यहाँ बैठ के यूक्रेन और एशिया के ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम लोग गल्फ़ के ह्यूमन राइट्स की बात भी करते हैं, हम लोग बोस्निया हर्जेगोविना के हम लोग जो है ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ बलूचिस्तान वहाँ से सिर्फ 250 किलोमीटर है, और वो मेरा इमीडिएट पड़ोसी है एक तरह से। तारबंदी ने जो है और 75 साल पहले जो सब चीज़ें हुई और पाकिस्तान बना, उससे हो सकता है कि भाई को मेरे यहाँ से वहाँ आना जाना और सब चीज़ें बंद हो गई। बाकी वो हमारा इमीडिएट पड़ोसी था। तो मेरे बगल में जो मुझसे सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है और इतनी पीड़ादायक जो है ज़िंदगी झेल रहे हैं, इतने सारे दमन झेल रहे हैं, उनके बारे में बात क्यों नहीं की जानी चाहिए। तो ये जो थॉट था, उनको फिक्रमंद दिखाया गया है, ज़रूरतमंद दिखाया गया है? नहीं, उनके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतिहास में जो भी सब चीज़ें फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल ये बताती हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बलूचिस्तान कभी भी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था। बलूचिस्तान जो हम लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग हुए तो उस समय वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था, पर इसके बावजूद पाकिस्तान ने जो है उसे कैप्चर कर लिया। तो इसमें दिस इज़ ए ऑक्यूपेशन ऑफ ए कंट्री, दिस इज़ ए इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ ए कंट्री। एक देश को जो है वो निर्मम तरीके से और गलत तरीके से जो है उसको। तो बलूचिस्तान की किताब आपने कॉलेज लाइफ में लिखी है उसके बाद? नहीं, बलूचिस्तान मेरी 2021 में रिलीज़ हुई, और इसको मुझे लगभग मैंने 4 से 5 साल इस पे काम किया। हायर एजुकेशन कहाँ से हुई है? मैंने जैसे मैंने बताया, स्कूलिंग करने के बाद में मैंने मैंने जो है डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिशन जो है वो किया, एंड देन एट द वेरी अर्ली एज आई स्टार्टेड द बिजनेस इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी मोर स्कॉलर थिंग्स। सो उसके बाद से मैं लगातार सब इन चीज़ों में पब्लिक लाइफ में हुई। आप बिजनेसमैन, फिर आप एक राइटर, समहाउ आप सोशल एक्टिविटीज़ में भी रहते हैं, और उससे इतर पॉलिटिशियन भी हैं। अच्छा, आप खेल में भी जुड़े हुए हैं, आरसीए के कोषाध्यक्ष आप रह चुके हैं, तो क्या किसी एक जगह किक नहीं मिल रही है? नहीं, ये सवाल आप जो बिल्कुल आप जो सही बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है मैं भी अपने आप को कई बार पूछता हूँ, पर जब मैं इस क्वेश्चन को इसका जवाब ढूंढने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कोई एक चीज़ बांध के रख नहीं सकती, और मुझे कोई सिर्फ कहा जाए कि सिर्फ मैं यही काम करूँ, ऐसा बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं कि ऐसा मुझसे हो पाएगा। तो मैं जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं अपना कुछ इसमें इनपुट दे सकता हूँ, मेरे से कुछ इसमें से आउटकम इसमें निकल के आ सकता है, उन चीज़ों को मैं डेफिनेटली ट्राई करता हूँ, और मुझे ये पसंद भी है। मैं पूरी दुनिया घूमने में मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं वो करता हूँ, और मुझे पता है कि इससे कुछ सीधा आउटकम निकल के नहीं आने वाला, पर आपको बहुत सारी जो है एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत सारी चीज़ों का आपके पास में एक आपको नॉलेज मिलती है। तो मैं जिन फील्ड में रहा हूँ वहाँ से मैंने खूब जो है एक्सपीरियंस इकट्ठा किया, खूब नॉलेज इकट्ठी की है, जो कि मेरी लाइफ के दूसरे स्पान या दूसरी चीज़ों में भी मेरे लिए बहुत ही कारगर मेरे लिए साबित होती है। सो आई एंजॉयड। सर, आप तो एंजॉय कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि भाई, आप जिन्होंने बलूचिस्तान पढ़ी होगी, जिन्होंने करगिल पढ़ी होगी, उनके लिए आप एक राइटर हैं। जो आपको पॉलिटिकली देख रहे होंगे कांग्रेस के अंदर, उनके लिए आप एक पॉलिटिशियन हैं। लेकिन
माता पिता के लिए आप आज भी एक बच्चे हैं, तो एक बच्चे को वो किस नज़र से देखना चाहते थे, वो आज़ाद सिंह राठौड़ को क्या बनते हुए देखना चाहते थे? मेरे मदर ने मुझे कभी चीज़ों के लिए नहीं टोका, और जैसा कि हम सब होते भी हैं कि हम लोग मदर के ज़्यादा नज़दीक होते हैं और फादर से हम थोड़ा सा दूर होते हैं। ममाज बॉय कि यस कह सकते हैं, देयर इज़ नो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इस वर्ड को आप किसी भी तरह समझ सकते हैं, पर यस आई एम ममाज बॉय। तो फादर मेरे ये हमेशा यही चाहते थे कि मैं बिज़नेस में रहूं, और चाहे वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, उसमें मैं कम से कम जो है उसमें जाऊं। पर अब जैसे जैसे मैं कर रहा हूं तो ही इज़ द फर्स्ट हु यूज़ टू अप्रिशिएट मी। सो अब मुझे भी अच्छा लगता है कि वो अप्रिशिएट करते हैं इन सब चीज़ों को। तो अच्छा, पत्नी क्या चाहती हैं? एक अच्छा फादर बना रहूं और अपने बच्चों के लिए हमेशा एक आइडियल बन सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के बारे में सर बताइए, क्योंकि मुझे हमेशा ही लगता है, क्योंकि मैं भी एक 6 महीने की बेटी का बाप हूँ इस वक्त, और मैं बहुत अलग फीलिंग महसूस करता हूँ खुद के लिए। तो आप ज़रा बताइए कि जब फर्स्ट टाइम आपने बच्ची या बेटे को गोद लिया तो उस वक्त फीलिंग क्या थी, और आपने क्या अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव उस वक्त महसूस किया कि नहीं अब ये मेरी ज़िंदगी में, अब मैं इस तरीके से चलूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, मे गॉड ब्लेस योर डॉटर, एंड फॉर्चुनेटली आई एम फादर ऑफ 2 daughters, और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ। हालांकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मेरा मतलब है कि जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे भी, और ये कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है कि जिस फैमिली बैकग्राउंड से भी आता हूँ, तो वहाँ जो है वो ये तो जो है एक बड़ा डिसीजन जो है वो टफ़ माना जाता है कि अगर कोई ये कहे कि साहब कि भाई कि नहीं परिवार में या आपका कोई लड़का नहीं है, बेटा नहीं है। पर मेरा और वाइफ का जो है वो ऐसा कभी भी ये हम लोगों ने नहीं सोचा कि लड़का होना चाहिए, लड़कियां होनी चाहिए। तो दोनों बेटियां हैं मेरी, अभी स्कूलिंग कर रही हैं अपनी, और आई फील माई सेल्फ फॉर्चुनेट इनफ। सर, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा भाग्य से मिलता है और बेटियां सौभाग्य से मिलती है, और वो सौभाग्य लेकर आती हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आज़ाद सिंह राठौड़ के आज़ाद ख्यालों से इतर उनकी ज़िंदगी के भविष्य के बारे में ज़रा बात करेंगे कि भविष्य के लिए उन्होंने कौन सी आज़ाद सोच को अपने जहन में पाल के रखा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज शख्सियत में जो शख्स हमारे साथ हैं उनका नाम है आज़ाद सिंह राठौड़, क्योंकि वो 15 अगस्त को पैदा हुए हैं। कांग्रेस से नेता हैं, रिसर्च टीम के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, और इसके अलावा पीसीसी सदस्य हैं। एक बेहतरीन राइटर हैं वो। उनकी किताबें कुछ हैं, आप उनके नाम को सर्च करेंगे, किताबें आपको मिल जाएंगी। विकिपीडिया में बाकायदा उनका एक अलग से पेज बना हुआ है। लेकिन अब भविष्य के लिए वो क्या सोचते हैं आज़ाद जी? क्योंकि हमने काफ़ी बातें आपकी ज़िंदगी को लेकर की, लेकिन हर ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू होता है, तो हम ब्रेक के बाद उस दूसरे पहलू को खंगालने की कोशिश करेंगे। सर, ज़रा बताइए, राजनीति में आप हैं और आप एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पर हैं, तो आप किस तरीके से भविष्य में खुद को देख रहे हैं? मैंने अपनी लाइफ में जो भी काम किया वो 100% एफर्ट देके काम किया। कभी भी मैंने कम और ज़्यादा में नहीं। मैं आज पॉलिटिशियन अगर या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अपने आप को मानता हूँ, तो मैं 24/7 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जो कि मेरे जहन में कभी ऐसा नहीं है कि मैं एक टाइम के लिए इस पॉलिटिक्स में हूँ या एक समय के लिए नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। नाउ आई एम 24/7 पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। और मेरा राजनीति में आने का जो थॉट था, मेरा खुद का जो पर्सनल थॉट था, वो ये था कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। हमारा जो मुल्क है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और इस भारत में जो सबसे ज़्यादा जोग्राफिकली कहीं पे अगर कठिन परिस्थितियों वाली कोई जगह है तो वो राजस्थान, और राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में जो है वो हमारा बाड़मेर जैसलमेर है। तो वहाँ की समस्याएं अलग हैं। वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी आगे आने वाले समय में जो है एक्सपेक्टेशंस अलग है। ख़ास तौर पे वहाँ का जो युवा है उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग है। ख़ास तौर पे जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, अब वहाँ माइनिंग बहुत सारी हो चुकी है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के जो भंडार मिले हैं, रिफाइनरी भी आ गई है, बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो
इस्टेब्लिशमेंट है उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्या हैं, क्या होनी चाहिए और किस तरह से हमें उसी धारा के साथ में जो स्ट्रीम जो बह रही है उस स्ट्रीम के अंदर बराबर भागीदारी के साथ में ले जाया जाए, चलाया जा सके। क्योंकि आप बाड़मेर से हैं तो मैं इसके उम्मीद लिए करूं जो कि मैं- बाड़मेर से ही आप तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी इन सेंस कि मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव जो है आपका मतलब तैयारी से चुनाव का ही होगा, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ। चुनाव जो है वो आपकी राजनीति का एक हिस्सा है, चुनाव ही सब कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोग जब स्कूल में थे तो एनुअल एग्ज़ाम जो है वो एक हिस्सा हुआ करता था, पर हम एनुअल एग्ज़ाम के लिए ही जो है पूरे समय जो है वो पूरे साल पढ़ते थे और पूरे साल बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी जो हम लोग करते थे और हर साल हमारे पास हमारा एनुअल एग्ज़ाम होता था। तो उसी तरह से ही तैयारी से मेरा मतलब है कि मैं अपने इस चीज़ को तैयारी समझता हूँ, लोगों के बीच में रहें, लोगों की आवाज़ सुनें, लोगों की बात को समझें, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं या उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं या उनकी जो वाजिब चीज़ें हैं, मांगे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट तक कैसे पहुंच सके और किस तरह से उन चीज़ों को पूरा किया जा सके और लोगों के दुख दर्द को समझा जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन सर आपने बाकी स्कूलिंग के साथ जिक्र किया, भाई हम एक क्लास में पूरे साल पढ़ते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, फिर हम अगली क्लास में जाते हैं, फिर उसके लिए तैयारी करते हैं, फिर हम अगली क्लास में बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल तो इस मैंने वक्त मैंने आप बताया सियासी तौर पर कौन सी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं? मैं इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसा आपने बताया कि और मेरा बाड़मेर विधानसभा से पिछली बार भी एआईसीसी और पीसीसी के लिए नाम गया था और आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरी पार्टी ने इस बारे में सोचा और मैं अभी भी चाहता हूं कि मैं अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकूं, उनकी बातों को आगे पहुंचा सकूं। इश्यूज़ क्या हैं सर बेसिकली? देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि हम लोग सबसे तपती किरण के नीचे रहने वाले लोग हैं और सबसे गहरा पाताल से पानी निकाल के पीने वाले लोग हैं। दुनिया में ये कहा जाता है कि अगर कहीं पे साधन संसाधनों की कमी हो तो वहाँ अपराध बढ़ता है, पर हम लोग सदियों से जो है बिना साधन संसाधन रहे। आप कल्पना कीजिए किस तरह से उस भूभाग पे इतने लंबी पीढ़ियों से लोग रहे, पर कभी भी वहाँ अपराध की कोई जगह नहीं रही। कभी भी वहाँ के अपनापन ज़्यादा है सर। अपनापन ज़्यादा है, अपनापन ज़्यादा है, अपनाया ज़्यादा है, आपसी प्रेम ज़्यादा है। अब आने वाले समय में जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, अगर हम लोग उस हिसाब से बराबर अगर भागीदारी नहीं पा पाएंगे तो हम लोग अब वाकई में बहुत पिछड़ जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे कि आज भी इतने लंबे समय के बावजूद भी पानी एक बड़ी समस्या है, आज भी एजुकेशन एक बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पर जब स्कूली समानीकरण की जब जो योजनाएं बनती हैं उस समय व्यक्ति ये भूल जाते हैं कि जयपुर में अगर 2 स्कूल 1-1 किलोमीटर पे है और उनको आप मर्ज कर दो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट खूब है, सब चीज़ें हैं। पर अगर बाड़मेर या जैसलमेर में आप 2 किलोमीटर दूर स्कूल है और आपने प्राइमरी स्कूल इसमें फर्स्ट में या सेकंड का जो बच्चा है वो उसके लिए जो है बहुत परेशानी हो जाएगी। उसके पास कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसके पास घर के पास स्कूल था, उसकी बस्ती के पास स्कूल था, उसके लिए वो ब्लेसिंग्स थी। और आप अगर हम लोग वो भी छीन लें तो हमारे लिए योजनाएं जो हैं वो हमसे बाकी जो राज्य में बनती हैं या बाकी ज़िलों के लिए बनती हैं उससे अलग बननी चाहिए। हमारे लिए हमारी योजनाएं जो है हम लोग खुद तय करें, हम लोग बताएं कि हमारे साथ ये समस्याएं हैं। या आज भी ट्रेन और एयरपोर्ट के जैसी बड़ी समस्याओं के साथ हम लोग जो है जूझ रहे हैं। बाड़मेर में आज भी एयरपोर्ट नहीं है, आज भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास ट्रेन नहीं है, तो इससे गलत तो हमारे साथ और क्या हो सकता है। आप देखते ही देखते चुनावी मोड में आ गए। चलिए कोई बात नहीं, चुनावी लेकिन मोड नहीं, आपने ये जो हमारी वो बुक्स लिखी समस्या है है सर, मैं क्योंकि आपकी बुक्स में देखता हूं तो करगिल से लेकर बलूचिस्तान तक देखता हूं, आप भारत की वर्तमान विदेश नीति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि आज विदेश नीति के तौर पे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको मैं। इंदिरा जी की जब सरकार थी उस समय हमारे सामने एक विषय आया कि बांग्लादेश में जो है पाकिस्तान, उस समय बांग्लादेश नहीं, उस समय तो ईस्ट पाकिस्तान में जो है वेस्ट पाकिस्तान उस समय का जो है बहुत सारी जातियां कर रहा है उन लोगों पे और वहाँ के लोगों को वहाँ के होने के कारण जो है इतने सारे उन पे पाबंदियाँ जो है लगा रहा है और उनके साथ में बड़ा शोषण कर रहा है। तो ना सिर्फ हम लोगों ने उनके लिए आवाज़ उठाई, ना सिर्फ हम लोगों ने एक फर्म डिसीज़न लिया और ना सिर्फ डिसीज़न लिया बल्कि उसे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया। आज आप देख सकते हैं, अच्छा नतीजा क्या हुआ वो आप सबको पता है, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि किस तरह से उसके रिजल्ट सामने आए। आज क्या हो रहा है, आज यूक्रेन में या वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी तरह की कोई समस्याएं हो रही हैं जो कि ये तो हमारा इमीडिएट पड़ोसी था
और इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो ये हो सकते थे कि हम लोग एक बहुत लंबे समय तक वॉर में चले जाते, हमारा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। आज जो मुल्क हमसे दूर है पर इसके बावजूद ह्यूमन राइट्स के नाम पे हम लोग स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेल्यूर है। और हम लोग फॉरेन पॉलिसी में मजबूत इतने नहीं हैं, इसी कारण से हम लोग जो हैं आज इस तरह की कोई वॉइस जो उठा नहीं पा रहे हैं। ये मैं मानता हूँ। ये भी आपको लगता है कि विपक्षी मजबूत नहीं है? नहीं, देखिए, ये आपको भी पता है कि जो सरकार सत्ता में होती है, पॉलिसीज़ उनके मुताबिक जो है वो तय होती हैं, उनके मुताबिक बनती हैं, उनके मुताबिक जो है उनका इम्प्लीमेंट होता है। तो अब एक लंबा समय हो गया है कि उन पॉलिसीज़ के बारे में जिनको ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर किन्हीं कारणों से वो पॉलिसीज़ नहीं बना पा रहे हैं, अब वक्त है कि उन सब चीज़ों को सोचें, उन सब चीज़ों में बात करें। अब विपक्ष की बात करें, और ऐसा नहीं है, फॉरेन पॉलिसी में कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। जसवंत सिंह जी भाजपा से आते थे और जसवंत सिंह जी ने जो काम किया मैं उसे बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। जसवंत सिंह जी ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी हमें, और हमारे कई मुल्कों के बीच की जो है एक योजक कड़ी से बन गए थे वो, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। सरकार में रहते हुए भी वाजपेयी साहब को जो है यूएन रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा था। फॉरेन पॉलिसीज़ के मामले में कभी भी पक्ष और विपक्ष नहीं होता है, देश पहले होता है, और आज देश को पहले रखने वाली फॉरेन पॉलिसी बन नहीं पा रही, उसे बनाना चाहिए। सर, एक रैपिड फायर हो जाए? बिल्कुल। बचपन में आपका निकनेम कुछ रहा है? नहीं, आज़ाद, ज़्यादातर मैं आज़ाद, मुझे दोस्त भी आज़ाद ही कहा सब लोगों ने। और स्कूल में कभी भगत सिंह आज़ाद के किरदार ये को मेरे निभाने साथ का मौका नहीं, ये मिला? नहीं, मेरे साथ दूसरा होता है। कई जो दिन से मैं एक बार मिलता हूँ तो वो नाम कई बार मिस कर जाते हैं, कई बार मुझे चंद्रशेखर बोल देते हैं, कई बार भगत सिंह बोल देते हैं, तो ये मेरे साथ होता है कई बार। अच्छा, पसंदीदा खाना क्या है? घर का बना फूड। मैं ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, आई एम नॉट मच फूडी, आई एम ए वेजिटेरियन, आई एम ए बाय, मतलब मैं जन्म से बाद से जो भी मैंने कुछ खाया वो वेजिटेरियन ही, मेरे नानसा की परवरिश ऐसी रही कि मैंने वेजिटेरियन ही रहा हूँ। सो आई एम नॉट मच फूडी। आप राइटर हैं, इसलिए सवाल मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। खाली वक्त में क्या करते हैं? मेरे पास, मैं जैसा मेरे जो इर्द गिर्द के लोग बोलते हैं कि तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी SUPW कभी ख़त्म ही नहीं था। जो स्कूल में हुआ करता था कि हमारे कुछ पढ़ने के पीरियड्स हैं, वो ख़त्म होने के बाद में हमें वो सब कराया था, तो मेरे को कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं उन्हीं सब चीज़ों में, राइटिंग में या कुछ लिखने में, मुझे बाइकिंग का बहुत शौक़ है, तो बाइकिंग में। तो फेवरेट बाइक कौन सी है? मेरे पास अभी हार्ले है, हार्ले RN 883, जो मेरा एक कॉफ़ी टेबल बुक का एक सपना था जो अभी कभी पूरा नहीं हो पाया, और मैं उसके बाद में अभी उसे कभी करने की सोचूंगा। और मेरा थॉट था कि इंडिया के बारे में ये चीज़ जो है एक वर्ल्ड फॉर्म पे, जो कि है ही ऑलरेडी, उसे निकल के बाहर आना चाहिए। कि अगर मैं एक बाइक से मुंबई से स्टार्ट करता हूँ, या फिर मैं गुजरात के पोरबंदर से शुरू करता हूँ, तो अरेबियन सी, जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है, दैट इज़ द वन ऑफ द अरेबियन सी, और बहुत सिग्निफिकेंट है, और इंडियन ओशन तो है ही सबसे बड़ा। उसके बाद में जब वहाँ से ट्रेवल करते हैं तो थार डेजर्ट की सिग्निफिकेंस ही आप समझ सकते हैं, और आज ही नहीं, हिस्ट्री में भी। देन यू कम टू द प्लेन, गेंजेस प्लेटू, जिसको जो आज का जो दिल्ली है और ये है, जहाँ पर हमारे पिछले 2000-3000 साल नहीं, उससे पहले का भी इतिहास जो है उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। और उसके बाद में हिमालय। तो 4 ऐसे भूभाग जो कि एक छोटे स्ट्रेच में है पर वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन है। तो वो कवर मैं आधा कवर कर पाया, आधा कवर नहीं हो पाया मुझसे। और अच्छा, मैं चाहता बहुत अच्छी है, लेकिन पब्लिक डोमेन में हमारे एक अलग चेहरा होता है। मैं मानकर चलूँ, आज़ाद भाई जब अपने दोस्तों के बीच में होते होंगे तो उतने ही शरारती होते होंगे जितना हर एक लड़का होता है। मैं ये वैसे ज़्यादा बेहतर मेरे दोस्त बता सकते हैं, पर मुझे लगता है कि मुझ में कुछ ज़्यादा चेंज आता होगा। राजस्थान में कौन सा प्लेस आपको पसंद है? जगह कौन सी पसंद है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे बाड़मेर पसंद है, रहने के लिहाज से भी। और कई बार मेरे सीकर के दोस्त और जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके सामने ये मैं जब बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं, यही हूँ कि मैं यहाँ रहा हूँ, खूब सीकर में रहा हूँ, सीकर ने मुझे बड़ा किया है, पसंद मुझे बाड़मेर है। क्योंकि अब बच्चों के खेल बदल गए हैं, वो वीडियो गेम के साथ होते हैं, वो टेलीविज़न के साथ होते हैं, मोबाइल के साथ होते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि बच्चियों के लिए आपको घुटनों पर आकर घोड़ा बनना पड़ा हो? मैंने अपने बच्चों के लिए जो है वो हमेशा चीज़ों को प्रैक्टिकली जितनी ज़्यादा उनको आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ख़ास तौर पे आप उनको जितना कुछ भी ट्रैवल करके बता सकते हैं या फिर अपने एक्सपीरियंस उनसे शेयर कर सकते हैं, वो मैं करने की बिल्कुल कोशिश करता हूँ। और चाहे वो उनके
क्योंकि हम लोग जब पेरेंटिंग में जाते हैं तो हम लोग कई बार सिलेबस में बंद करे जाते हैं। मुझे याद नहीं है कभी कि मैंने उनको सिलेबस कभी पढ़ाया हो। वो काम मैंने कभी नहीं किया। पर हाँ कि आउट ऑफ द सिलेबस हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, कई चीज़ें तो बहुत जो एक हो सकता है कि वो अभी उनकी एज भी नहीं हो उन चीज़ों को समझने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट क्या होता है या फिर इवन कि किसी उस मुल्क में और इस मुल्क में क्या फ़र्क है, इन चीज़ों का क्या फ़र्क है, उन सब चीज़ों पे भी मैं कई बार बात करता हूँ उनसे। और मैं मानता हूँ कि उनकी लाइफ में मेरी तरफ से जो सबसे बड़ा पार्ट होगा या इनपुट होगा वो होगा ये इस तरह की नॉलेज का। क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है सर, जैसे अपने आप को अगर आपको एक शब्द में डिफाइन करना हो तो क्या है? जैसे मैं खुद को स्टूडेंट के तौर पर देखता हूँ कि भाई मेरा हमेशा होता है कि मैं कुछ ना कुछ सीख लूँ, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी हो। आप अपने आप को कौन से शब्द के साथ डिफाइन करेंगे? आज़ाद। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ आज़ाद सिंह राठौड़, जिन्होंने पूरी आज़ादी के साथ हमसे बातचीत की। हमने कोशिश की कि उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को खंगाल कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।